गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। सभी को मेरा हार्दिक हार्दिक वंदन। मैं ज्योति बुटानी हिंदी विषय के अंतर्गत आज एक नया विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस विषय का नाम है कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, यानी कि प्रतियोगी परीक्षाएं। देखो, हम लोग ये जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अलग अलग विषय की 10-10 नंबर बांटकर परीक्षा होती है। उसके अंदर अलग अलग विषय होते हैं जिन्हें हमें 1 घंटा या 2 घंटे के अंदर हल करना होता है और उसी के आधार पर हम प्रतियोगी परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि प्रतियोगी परीक्षा को उत्तीर्ण करना ही सब कुछ नहीं होता। प्रतियोगी परीक्षाओं में एक दायरा होता है कि जो सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा उसका चुनाव हो जाएगा। यहाँ उत्तीर्ण होना ही सब कुछ नहीं होता। तो उसके लिए हमें पहले से ही बहुत तैयारी की आवश्यकता होती है। उन्हीं में से एक विषय होता है हिंदी। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न दिए जाते हैं, उन प्रश्नों के ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं और उन ऑब्जेक्ट में सही जो आंसर होता है वो तो होता ही है, साथ ही हम यह भी जानेंगे कि जो अन्य उत्तर हैं वो क्यों नहीं हैं। उन सब पर भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जो कार्यक्रम है, ये जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो तैयारी की जा रही है वो आपको पसंद आएगी। तो हम शुरू करते हैं वीडियो। मैं यहाँ पर 2 प्रश्न लेकर पहले उपस्थित हुई हूँ, उससे आगे हम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। जैसे मेरा पहला प्रश्न है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। मैं फिर से पढ़ लेती हूँ। वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। अब उन्होंने हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है वीर प्रसू, दूसरा है वीर प्रसव, तीसरा है वीर प्रसून और चौथा है वीर प्रभु। अब इनमें कौन सा उत्तर सही है, इस बात को जानने के लिए हमें एक एक शब्द का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले पीछे से शुरू करते हैं। यहाँ हम देखते हैं वीर प्रभु। अब यहाँ प्रभु लिखा हुआ है। प्रभु का अब हमें मतलब लेना है, तो यहाँ प्रभु जो है वो अशुद्ध लिखा हुआ है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि प्रभु इस तरह से लिखा जाता है, जिसका कि अर्थ होता है ईश्वर। तो अब जब यहाँ ईश्वर आ रहा है तो हम सोचेंगे कि ईश्वर तो नहीं आएगा पुत्र को जन्म देने में, क्योंकि हमें तो माता की आवश्यकता है। माता के बारे में पूछा है, न कि ईश्वर के बारे में। तो हम समझ जाएंगे कि ये इसका उत्तर नहीं है। अब हम आते हैं सी ऑप्शन पे। इसका उत्तर है वीर प्रसून। तो ये वीर प्रसून जो विकल्प के तौर पर हमें दिया गया है, इसमें हम प्रसून का अर्थ देखते हैं। प्रसून का अर्थ होता है पुष्प या फूल। अगर हम पर्यायवाची जाने तो प्रसून का अर्थ होता है पुष्प या फूल। तो फिर ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रसून का अर्थ यहाँ पर पुष्प या फूल दे रखा है। अब हम आते हैं बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन में लिखा वीर प्रसव। तो यहाँ जो प्रसव लिखा हुआ है वो महिलाओं से संबंधित है शब्द, लेकिन क्या इसका ये सही उत्तर हो सकता है, ये हमें देखना है। तो यहाँ प्रसव का अर्थ होता है जननी या मां। बच्चे को जो जन्म देने की क्रिया होती है, जननी या मां की बच्चे को जन्म देने की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं। जिसे हम डिलीवरी भी बोलते हैं। अब इस बच्चे को जन्म देने की क्रिया, तो हम ये भी मान लेंगे कि ये भी इसका उत्तर नहीं है। अब हम अंतिम जो ए ऑप्शन बचा है, जो ए विकल्प बचा है, उस पर ध्यान देंगे। यहां लिखा है प्रसू, बाकी सब में तो वीर लिखा हुआ है, लेकिन जो पीछे के ऑप्शन है वो अलग अलग है। तो हम यहां देखेंगे प्रसू का अर्थ। प्रसू का अर्थ होता है मां। यदि हम पर्यायवाची देखेंगे तो प्रसू का अर्थ होता है मां, माता, जननी। ये इसके ऑप्शन है। तो यहां हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है कि
वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो मां शब्द आना चाहिए, वीर मां। तो यहाँ वीर प्रसू जो शब्द है वो इसका सही आंसर है। एक बात और मैं आपको बता देती हूँ कि ये चीज वैसे इतनी पक्का नहीं रहती, लेकिन एक हिंट के तौर पर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आप देखें कि इसमें भी प्रसून है, इसमें भी प्रसू है और इसमें भी प्रसव है, यानी शुरू के जो प्रस लिखे हुए हैं वो सेम लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं। तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये तो बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता। हाँ, इन तीनों में से कुछ बात है जो इसके अंदर आ सकता है, लेकिन ये एक तुक्का वाली बात हो जाती है। तुक्का वाली चीज नहीं होनी चाहिए, हमें उनके आंसर आने ही चाहिए। तो यहाँ मैंने आपको ये चारों जो प्रश्न इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, विकल्प दे रखे, उनका अर्थ बता दिया है आपको। तो आपको उन अर्थों को जानकर, याद रखकर, ध्यान रखकर उसका उत्तर देना है, और उसके लिए जरूरी है कि आप पढ़ते रहें। पढ़ते रहेंगे तो आपको इनके सबके अर्थ मालूम होते रहेंगे। ये हमारा पहला वाला कंप्लीट हो गया कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली मां को वीर प्रसू कहते हैं। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, ओछा का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है? अब यहाँ गौर कीजिएगा कि उन्होंने क्या पूछा है, विलोम शब्द। कभी कभी हम क्या करते हैं, प्रश्न भी गलत पढ़ जाते हैं, ये जल्दबाजी में हम प्रश्न कुछ और पढ़ जाते हैं और उसका उत्तर कुछ और होता है। अब यहाँ विलोम शब्द पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ हम नीचे आते हैं, नीचे में हम पहला ऑप्शन लेते हैं तुच्छ। अब यहाँ तुच्छ, नीचता, लघुता और गंभीर, ये चार विकल्प हमें दिए गए हैं। अब आप गौर से देखिएगा कि ओछा के लिए तुच्छ, नीचता, लघुता ये विलोम शब्द नहीं लग रहे हैं, ये पर्यायवाची शब्द लग रहे हैं। तुच्छ, नीचता और लघुता जो है वो ओछा के पर्यायवाची लग रहे हैं, ना कि विलोम। और हमसे उन्होंने क्या शब्द मांगा है, विलोम। अब यहाँ गंभीर शब्द जो है वो ही थोड़ा अलग लग रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि ओछा का जो उत्तर है वो गंभीर होना चाहिए। एक चीज तो हमें ये पता चल जाती है। दूसरा, हम इन तीनों चारों के अर्थ भी देख लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि वाकई में इसका सही विलोम शब्द क्या होना चाहिए। तो हम पहले लेते हैं तुच्छ। यहाँ ओछा का ले लेते हैं। ओछा का अर्थ होता है लेस, इंग्लिश में जो बोलेंगे वो बोलेंगे लेस, सेलो। ये मैं आपको इंग्लिश भी इसलिए बता रही हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखिएगा, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, हो सकता है मुझसे कुछ भूल हो जाए, तो इंग्लिश के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं स्पेलिंग करेक्ट लिखने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ ओछा का अर्थ जो है लेस और शैलो है, और उसके बाद अगर हम यूं अर्थ समझे तो इसका मतलब छिछोरा, कम, हल्का, ये शब्द जो है इसका उत्तर आएंगे। अब हम तुच्छ का अर्थ ले लें तो तुच्छ का अर्थ जो होता है वो निकृष्ट, बिल्कुल निम्न कोटि का। यह इसका जो है अर्थ हो जाएगा। अब नीचता का अर्थ ले लें तो नीचता का अर्थ होता है बिल्कुल नीचे होने की अवस्था। जिसको कि हम अंग्रेजी में कह सकते हैं लो लाइनेस। अब आता है हमारे पास लघुता का अर्थ। तो लघुता को हम क्या बोल सकते हैं, छोटे होने का भाव या लाघव। इसको और हम क्या कह सकते हैं, लघुता या छोटे होने का भाव। और इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, शॉर्टनेस। क्या कह सकते हैं, शॉर्टनेस। अब बचा हमारा गंभीर का अर्थ। गंभीर एक वैसे लिया जाए तो गंभीर का मतलब होता है किसी बात को, मतलब किसी बात को, किसी कार्य को थोड़े भारीपन के साथ लेना। तो यहां जो अर्थ निकलेगा इसका वो निकलेगा गहरा, ऊंचा और भारी।
और इंग्लिश में अगर हम देखें तो इसका अर्थ होता है सीरियस और ग्रेव भी कहते हैं। अब यहां पर हमने देखे अर्थ, तो ये जो 4 अर्थ हैं, ये 4 अर्थ एक ही से जुड़े हुए लग रहे हैं, और जो ये 5वां अर्थ है ये हमें अलग लग रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो इसका उत्तर है वो होना चाहिए गंभीर। ओछा का जो विलोम होना चाहिए वो गंभीर। कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दी में पढ़कर उसका उत्तर कुछ और लिख देते हैं कि हाँ ओछा का शब्द पूछा, निष्ठा या तुच्छ या लघुता पे लगा दे। कभी कभी जल्दबाजी में हम ऐसा कर जाते हैं। तो यहाँ ध्यान देना है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो प्रश्न में हमें विलोम शब्द पूछा है। तुच्छ, लघुता, नीचता, ये जो अर्थ लगभग इनके हैं वो ओछा से मिलते हुए हैं, इसलिए ये उसके पर्यायवाची हो गए। बचा गंभीर, जिसका अर्थ अभी हमने देखा, जिसका अर्थ होता है गहरा। अब यहाँ देखो ओछा का अर्थ निकल रहा है हल्का और इसका अर्थ निकल रहा है गहरा या भारी। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ओछा का विलोम जो है वो गंभीर होना चाहिए। आगे मैं और प्रश्न लेकर उपस्थित हो रही हूँ, अभी के लिए इतना ही। चलिए हम अगला प्रश्न समझते हैं। देखिए इसके अंदर आपको जो अगला प्रश्न दे रखा है वो ये है कि संवाद के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। यहाँ पर संधि की बात की गई है। सबसे पहली बात तो आपको ये गौर करना है कि यहाँ पर संधि की बात कही गई है, तो संधि विच्छेद करने को कहा गया है और उसमें उन्होंने हमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है समधनवाद, संवाद, समधनवाद, समधनवाद और सामधनवाद। ये हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इनमें से जो सही उत्तर है वो चुनने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि संधि किसे कहते हैं और संधि का विच्छेद किस प्रकार किया जाता है, उसके अंतर्गत कौन से नियम हैं। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि संधि किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि संधि जो है वो 2 वर्णों के मेल को कहते हैं। संधि 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि जो है उसके अंदर देखो मैं उदाहरण बताती हूँ, उदाहरण के माध्यम से आपको बात समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ जो है आपको मैंने ये लिखा है विद्या धन आलय। अब यहाँ देखिएगा कि ये विद्या में आ है, ये जो आ की मात्रा है ये आ है और यहां पर आ है, ये दोनों वर्ण है। हमने यहां लिखा 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है। इन दोनों वर्णों का मेल करके, इन दोनों को मिलाकर जो शब्द बनेगा उसे कहेंगे संधि। देखिए ये विच्छेद करा हुआ शब्द है और इसको जब मिलाया जाता है तो उसे संधि कहते हैं। अब यहां देखिएगा वी वही है, द वही है, या वही है। अब ये जो आ था, आ प्लस आ होता है आ, तो ये आ हो गया, मतलब ये वाला आ इसके अंदर मिल गया। ये ल वही है और ये वही है, तो यानी हमने कहां पर मिलाप किया, ये यहां पर। यानी कि 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये बात यहाँ क्लियर हो जाती है कि यहाँ जो ये आ की मात्रा है और ये जो आ है, इन दोनों को मिलाकर एक जो शब्द बना है उसे क्या कहा जाएगा, विद्यालय। अब ये क्यों बना, देखिए विद्या का अर्थ होता है ज्ञान और आलय का मतलब होता है एक सदन, एक भवन, एक कमरा। अब यहाँ जो पूरा अर्थ निकल गया, विद्या के लिए भवन, विद्या के लिए कमरा, विद्या के लिए बिल्डिंग। तो यहाँ विद्या के लिए जो बिल्डिंग होती है उसे पूरी तरह से विद्यालय, जिसे कि इंग्लिश में हम स्कूल कहते हैं। तो इस विद्यालय शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, विद्या से। विद्या के साथ किसको जोड़ा गया, आलय को। और जबकि दोनों के अर्थ अलग अलग है, दोनों को मिलाने से बन गया विद्यालय। तो यहाँ संधि से हमें समझ में आता है कि जब 2 वर्ण मिलते हैं और उन दोनों के मिलने से जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो यहाँ हमारा क्लियर हो जाता है संधि किसे कहते हैं।
अब यहाँ हमें भी प्लस वाले सारे जो शब्द मिल रहे हैं वो प्लस वाले मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ के उदाहरण से समझ में नहीं आ रहा है कि संवाद के लिए कौन सा आएगा। तो हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जानते हैं कि संधि के कौन कौन से भेद होते हैं। तो यहाँ मैं बता दूं आप लोगों को कि संधि के 3 भेद होते हैं। एक होता है स्वर संधि। स्वर संधि में दोनों स्वर होते हैं। अब स्वर कौन 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 से होते हैं? अ से लेकर अम अह तक जो वर्ण दे रखे हैं हमारी वर्णमाला में, वो सारे के सारे स्वर कहलाते हैं। ये आप इतना तो जानते ही होंगे, अनार, आम, इमली, कुल्लू, ऊन, ऋषि, एड़ी, एना, कोकली, औरत, अंगूर, आहा, ये सारे क्या हैं? स्वर हैं। तो जहां स्वर से स्वर का मेल हो वहां पर स्वर संधि होता है। देखिए उसका उदाहरण मैंने यहाँ दे रखा है। ये स्वर है और ये स्वर है। इन दोनों स्वरों के मेल से जो स्वर निकल रहा है, जो मेल हो रहा है, उसी को स्वर संधि कहते हैं। यानी ये जो उदाहरण है वो स्वर संधि का उदाहरण है। अब हम आ जाते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा होता है व्यंजन संधि, जिसको हम अभी आगे समझेंगे। और तीसरा होता है विसर्ग संधि। अब यहां पर हम जो व्यंजन संधि है उसे और अच्छे से समझते हैं। व्यंजन संधि के अंतर्गत व्यंजन का जो मेल है वो स्वर से भी हो सकता है और व्यंजन से भी हो सकता है। जहां पर व्यंजन का मेल व्यंजन से हो, व्यंजन या स्वर से हो, वहां व्यंजन संधि होती है। अब कैसे, इसको हम समझ लेते हैं। इसके अंदर आपको एक उदाहरण देती हूं। देखिए इसके अंदर जो हमको दे रखा है वही इसका वैसे नियम है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दूसरा बताती हूं। जैसे ये लिखा मैंने, दिक् धन अंबर। अब यहां पर जो ये क है ये बेटा व्यंजन है। व्यंजन कैसे है? क से लेकर ज्ञ तक के जितने भी शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं, वो सारे के सारे व्यंजन कहलाते हैं। अब इसके नीचे ये हलंत लगा हुआ है। हलंत का मतलब होता है कि इसके अंदर स्वर का कोई स्थान नहीं है। जब हम वो जो अनाराम की किताब लेके आते थे, छोटे थे जब, और 12 खड़ी की जो बुक होती थी उसके अंदर अनाराम जो लिखे होते थे, उसमें क जो हमेशा दिया जाता है वो पूरा दिया जाता है। क से लेके ज्ञ तक पूरे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर स्वर मिला हुआ रहता है। लेकिन यदि इसमें से स्वर को निकाल दिया जाए, ये माइनस का चिन्ह है, ये क में से अ निकाल दिया जाए तो इसको इस तरह से लिखना होगा, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर स्वर नहीं है। तो यहां जो भी शब्द अक्षर आएंगे वो सारे के सारे ऐसे ही होंगे, जिनमें आखिरी में हलंत लगा होगा, जो ये बताएंगे कि ये प्योर शुद्ध रूप से पूरी तरह से व्यंजन अक्षर है। इस व्यंजन का मेल किससे हो रहा है? स्वर से हो रहा है। तो जैसे ही इसका इससे मेल हो रहा है तो यहां पर ये शब्द बन जाएगा दिगंबर। अब क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि क और अ, इन दोनों के मेल से जो शब्द बनता है, अक्षर बनता है, वो बनता है ग। ये इसका व्यंजन संधि का नियम है कि क के साथ अगर अ मिलेगा तो वो ग बन जाएगा। तो यहां आपको दिख रहा है कि यहां व्यंजन है और यहां स्वर है, यानी यहां हर बार व्यंजन आएगा और यहां स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। उन दोनों के मेल से जो बनेगा उसी को हम व्यंजन संधि कहेंगे। तो व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम हैं, उनमें से एक नियम है, एक नियम तो मैंने आपको यहां बता दिया इसके अंदर कि क और अ के मेल से जो बनेगा उसका ग बन जाएगा, आगे वाला उसका अक्षर एक छोड़कर जो शब्द है, अक्षर है, वो बन जाएगा।
अब मैं आपको बता रही हूं व्यंजन संधि का एक नियम और जो हमारे इस प्रश्न से संबंधित है। इस प्रश्न के अंतर्गत यह बताया गया है कि आखिरी में म आ रहा है, तो जहां पर म आए, व्यंजन में अंत में म आए, तो म का किससे मेल हो? म के साथ य, र, ल, व, श, श, स और ह, ये आए, वर्ण आए, तो तब क्या होगा? म की जगह पर अनुस्वार लगेगा। म की जगह पर अनुस्वार लगाना होगा। अनुस्वार यानी बिंदी, इसे मैं कोष्टक में लगा के दिखा देती हूँ। ये अनुस्वार, अनुस्वार लगेगा। अब ये हमारे जो हमको दिया गया है प्रश्न उससे संबंधित है, उससे रिलेटेड है। जैसे मैं आपको एक और बता देती हूँ, स, धन, श और य। अब यहां बिंदी लगी हुई है ये, तो ये बिंदी की जगह पे हमें यहां क्या लिखना होगा? म। जो कि ये म मिलने से श के साथ, देखो इसमें श भी है, तो श के साथ मिलने पर ये क्या हो जाएगा? संशय। ये अनुस्वार में बदल गया। उसी तरह से यहां भी होगा। यहां भी जब हम संवाद का विच्छेद करेंगे तो वो विच्छेद कैसे होगा? जरा देखिएगा। सम, ये म में हलंत, मैंने अभी बात कही थी आपसे कि जितने भी व्यंजन आएंगे वो हलंत वाले आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ये शुद्ध व्यंजन है। और उसके बाद जो आएगा वो आएगा वाद। तो यहां पर आप देख लीजिए कि कौन सा जो विकल्प है वो बैठ रहा है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर सी नंबर वाला जो है वो सही बैठ रहा है। ए वाला क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हलंत नहीं है, इसलिए ये गलत है। इसके अंदर यहाँ पे श दे दिया, जबकि हमारे पास स है, तो यहाँ पर ये श दिया है, इसलिए ये भी गलत है। इसके अंदर हमने जो देखा वो बिल्कुल सही आ रहा है। माँ आ रहा है जो कि ये बिंदी की जगह पे आया है और इसमें हलंत भी लगा हुआ है। वाद ऐसा का ऐसा ही है। अब यहाँ सामवाद है, यहाँ पे क्या हुआ? समय आ की मात्रा लग गई, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ समय आ की मात्रा हमें नहीं दी गई है, तो इसलिए ये भी गलत है। तो इसको देखने से हमें समझ में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें आवश्यक है कि हम संधि के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखें। तो यहाँ मैंने सबसे पहले आपको संधि के बारे में बताया कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर का मेल होता है, व्यंजन संधि में व्यंजन और स्वर या व्यंजन और व्यंजन का मेल होता है, और विसर्ग में विसर्ग का मेल स्वर से भी हो सकता है और व्यंजन से भी हो सकता है। अब विसर्ग किसको कहते हैं? तो विसर्ग ये दो बिंदी जो लगती है आखिरी में, उसे विसर्ग कहते हैं। जैसे प्रातः, प्रातः में दो बिंदी लगी हुई रहती है, तो वो दो बिंदी जो है वो विसर्ग है। अब यहाँ व्यंजन संधि की परिभाषा जान ले, क्योंकि जो हमारा प्रश्न है वो व्यंजन संधि के अंतर्गत ही आएगा कि व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल जो होता है वो स्वर या व्यंजन से होता है, तब वहां पर व्यंजन संधि होती है। उसके अंदर हमने एक उदाहरण ये देखा जिसमें क जो है वो व्यंजन रहित है, सॉरी स्वर रहित है, और व्यंजन है, पूरा शुद्ध व्यंजन है और उसका मिलाप स्वर से हो रहा है। तो यहाँ कई सारे व्यंजन के नियम है, जिसमें से एक नियम ये है कि जब क का मिलन अ से होगा तो वो ग बन जाएगा। किस स्थिति में? जब हम व्यंजन मेल कर रहे हैं। तो अगर वैसे हम मेल नहीं करते तो वो क बन जाता, पूरा क बन जाता, लेकिन यहाँ हम मेल कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे क का ग हो गया। अब यहाँ पर व्यंजन संधि का एक नियम और है, जिसके अंतर्गत यदि अंत में म आता है या बिंदी आती है तो समझ जाना चाहिए कि वो म जो है वो बिंदी है और बिंदी की जगह पे म है। जैसे ये बिंदी है, बिंदी की जगह पे म आएगा और म की जगह पे बिंदी आएगी। तो म के साथ य, र, ल, व, श, स और ह, अगर ये अक्षर आते हैं
तो उनके साथ मेल करने पर म की जगह पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार लगेगा। अनुस्वार यानी कि बिंदी लगेगी, जैसे कि ये इसमें लगी हुई है। तो हमें उसी बात से समझ में आ जाता है कि यहाँ पे समधनवाद जो है वो इसका सही वाला उत्तर है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हम पहले प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में जानेंगे। श्रृंगार का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी ये श्योर हो चुका है कि श्रृंगार शब्द यहाँ पर गलत लिखा हुआ है और उसे हमें शुद्ध करके लिखना है। अशुद्ध लिखा हुआ है और उसको हमें शुद्ध करके बताना है। उन्होंने हमें जो 4 विकल्प दिए हैं वो है श्रृंगार, श्रगार, शगार और श्रृंगार। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि श्रृंगार का जो शुद्ध रूप है वो इनमें से नहीं है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि श्रृंगार का अर्थ क्या होता है। श्रृंगार का अर्थ होता है श्रृंगार, जो महिलाएं सजती धजती हैं उसी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस रूप में भी इसे लिखा जाता है। श्रृंगार का अर्थ होता है तैयार होना, मेकअप करना। वैसे देखा जाए तो इंग्लिश में श्रृंगार का इंग्लिश वर्ड हो जाएगा मेकअप, और यहाँ पर इसका प्रयोग जो है वो महिलाएं, अधिकांशतः महिलाएं करती हैं, और जो कवि होते हैं वो महिलाओं के लिए इस शब्द का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे श्रृंगार का जो शुद्ध रूप है वो इनमें से ये वाला इसका शुद्ध रूप है, बाकी जो है वो अशुद्ध है। क्यों है? क्योंकि इसमें तो बिंदी नहीं है। सबसे पहली बात, इसके अंदर बिंदी है तो नीचे से री की मात्रा नहीं है। इसके अंदर क्या हुआ है, री की मात्रा नहीं है, क्योंकि री की मात्रा होना भी जरूरी है। और इसके अंदर न तो बिंदी है और न ही री की मात्रा है। अब यहाँ पे ये शुद्ध रूप क्यों है? क्योंकि इसमें श्र जो होएगा वो आधा आएगा, और आधा श्र कैसे लिखते हैं कि उसके अंदर जो ये हमारी यहाँ पे ये एक और लाइन खींची हुई है वो यहाँ पर नहीं है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर वो लाइन नहीं है। हमने यहाँ पे आधा श्र लिखा और उसके नीचे री की मात्रा लगाई, इसके ऊपर बिंदी भी लगी हुई है। ये ही इसका शुद्ध रूप है। बाकी 3 जो हैं वो अशुद्ध हैं, उनमें कुछ ना कुछ त्रुटि है, इसी वजह से वो उस विकल्प में सही नहीं बैठते हैं। आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है माननीय का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? अब यहाँ माननीय जो शब्द लिखा है वो गलत लिखा हुआ है। माननीय का हमें शुद्ध रूप इन चारों में से बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है माननीय, बी है मान्यनीय, सी है माननीय और डी है मन्यनीय। अब इनमें से हमें सही उत्तर जो है वो ढूंढना है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि माननीय शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है आदर सूचक रूप में। जो माननीय शब्द का अर्थ है वो होता है किसी को सम्मान देना, आदर देना। तो यहाँ आदर के लिए इसका उपयोग किया जाता है, आदर देने के लिए। फिर अगली बात, इसका जो इंग्लिश वर्ड है वो है ऑनरेबल। इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ऑनरेबल। ये ऑनरेबल शब्द जो है वो माननीय है। हम जो है किसी को सम्मान देने के लिए इस शब्द का उपयोग करते हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण हमने सुना, तो यहाँ जो प्रधानमंत्री जी है उनके सम्मान में हमने आगे क्या लगाया? माननीय शब्द। तो सबसे पहले तो हमने ये जान लिया कि माननीय शब्द का अर्थ क्या होता है। इसको उर्दू में जनाब कहते हैं। उर्दू में इसको जनाब कहते हैं। और अरबी में इसको मोहतरम, आपने सुना होगा मोहतरमा जी, फलानी मोहतरमा जी ये काम कर रही हैं, वो कर रहे हैं, तो अरबी में इसको क्या कहते हैं? मोहतरम। तो हमें मालूम पड़ता है कि ये जो माननीय शब्द है, ये माननीय शब्द जो है सम्मान सूचक शब्द है। अब इसके हम
जो शुद्ध रूप है उस पे हम आ जाते हैं। तो इसका जो शुद्ध रूप है वो ए नंबर वाला है, बाकी जो है वो गलत है। क्यों है? क्योंकि माननीय कोई शब्द नहीं होता, माननीय न में छोटी की मात्रा लगी हुई है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हाँ, इसकी जगह पर हम मान्यवर जो मानते हैं वो हम मान सकते हैं कि सही शब्द है। इसकी जगह पर मान्यवर अगर शब्द लिखा होता तो हम फिर भी थोड़ा सा सोचते, क्योंकि मान्यवर का भी अर्थ होता है आदर के लिए प्रयोग किया जाना वाला एक शब्द। मान्यवर शब्द भी माननीय की तरह ही होता है, लेकिन माननीय कोई शब्द नहीं होता है। इसी तरह माननीय भी कोई शब्द नहीं होता, क्योंकि इसमें छोटी की मात्रा है जो कि अशुद्ध है। माननीय तो कोई शब्द हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें आ की मात्रा भी नहीं है। तो मैंने यहाँ आपको बताया कि मान्यवर हो सकता है, बाकी ये जो 3 ऑप्शन है इसके गलत है। माननीय शब्द जो होता है वो सही शब्द है, और ये जो लिखा हुआ ये भी गलत लिखा हुआ। मान्यवर हो सकता है या माननीय हो सकता है। ये इसके शुद्ध रूप के अंतर्गत जो हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है वो है ए। हमने यहाँ जाना कि माननीय, एक्चुअल में माननीय का जो उत्तर जो हमने छांटा है उसका अर्थ होता है ऑनरेबल अंग्रेजी में, उर्दू में होता है जनाब, अरबी में होता है मोहतरम, और उसके बाद ये जो शब्द है ये आदर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका अगर हम पर्यायवाची देखें तो हो सकता है मान्यवर। इसी तरह श्रृंगार का हमने शुद्ध रूप देखा कि श्रृंगार का शुद्ध रूप ए नंबर वाला विकल्प है, और जिसका अर्थ होता है श्रृंगार, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और महिलाएं जो करती है उसे श्रृंगार कहते हैं, इंग्लिश में उसे मेकअप कहते हैं। और जो कवि हैं या लेखक हैं वो महिलाओं की जो तैयारी है, उनकी सुंदरता है, उससे संबंधित करके इसको उपयोग में लाते हैं। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि शुद्ध रूप देखते समय हमें किन बातों को देखना है। तो इसका उत्तर भी ए श्रृंगार है, और इसका उत्तर भी ए माननीय सही रूप है। यहाँ एक बात और बता देती हूँ कि जो मान शब्द, सिर्फ हम मान शब्द को लेते हैं तो मान का अर्थ होता है सम्मान देना, किसी की इज्जत करना, उसे एक ऊपर स्थान देना, उच्च स्थान देना। तो उस रूप में भी हम इसको देख सकते हैं। और यहाँ मान्य का जो मतलब है वो मान्य का मतलब होता है मंजूर करना, स्वीकार करना, ऊंचा रखना। तो इन दोनों ही अर्थों में कुछ तो अंतर है, कुछ फर्क है, इसलिए इनका प्रयोग भी अलग अलग है। शुद्ध रूप में हम हिंदी के अंतर्गत इसे शुद्ध मानेंगे, और अगर मान्य शब्द का उपयोग करना है तो उसके साथ में फिर हम वर शब्द का उपयोग करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी।